हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो भी एज ऑलवेज है सुपर डुपर स्पेशल। क्यों है? क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हें किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास एट्थ का फोर्थ चैप्टर जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको इतने तरीके से, इतने तसल्ली से, इतने प्यार से और इतने क्विक स्टाइल में पढ़ेंगे कि 20 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोग निपटा देंगे, वो भी अच्छे से समझ के, है ना, वन शॉट में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैप्टर का जो भैया नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका पहला टॉप जो है मटेरियल, उसके बारे में थोड़ा सा इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो कोई ना कोई मटेरियल है। अब उस मटेरियल को आप दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। पहला, इधर वो एक मेटल होगा, क्या होगा? एक मेटल होगा, या फिर वो एक नॉन मेटल होगा। भैया अब क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि कौन सा मेटल है कि कौन सा नॉन मेटल है? देख, टेंशन मत ले, आज मैं इस चैप्टर में ना तुमको यही समझाने वाला हूँ। इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी पे हमें यही सिखाने वाली है कि कैसे डिफरेंशिएट करें मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो उसी के लिए हम सबसे पहले क्या सीखने जा रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी किसी लोहार को देखा जो लोहा पीट पीट के लोहे की कोई डिजाइन बनाता है ना? लोहे को पीटते हैं तो लोहा की शेप चेंज हो जाती है, राइट? बट वहीं पे अगर मैं आपको एक पत्थर दूं और पत्थर को आप पीटो तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? नहीं ना। तो यही एक डिफरेंस आ जाता है कि भाई जो मेटल्स होते हैं उनकी चेंज होती है ऑन बीटिंग, और नॉन मेटल्स की नहीं होती। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते क्या है? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। फुल फॉर्म क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी कि किसी भी ऐसे मटेरियल जिसको आपको खूब मार पीट के आप पतली पतली शीट बना दो, उसकी इतना पीट दो, तो वो क्या हो जाता है? मैलिएबल हो जाता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी नहीं है? ये नॉन मेटल्स के अंदर नहीं पाई जाती। क्लियर? आ गया समझ में? चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। भैया कंडक्टिविटी क्या होता है? देख, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंडक्टिविटी मतलब किसी भी एक चीज़ को दूसरी तरफ कंडक्ट करना। ये मैंने ऐसे बस डिज़ाइन बना दिया, इसको हाईलाइट नहीं करा, ठीक है? इसको मिटा दे रहा हूँ, कहीं तुम्हें लगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, कंडक्टिविटी किस चीज़ की हो सकती है? हीट की कंडक्टिविटी हो सकती है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है। एक तार अगर आपने इधर कुछ कनेक्ट करा, इधर कुछ कनेक्ट करा, इलेक्ट्रिसिटी यहां से ले जानी है, आप क्या करोगे? ऐसे करके एक तार लगा दोगे और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाएगी, है कि नहीं? बट अगर आप इसकी जगह कोई लकड़ी की चेयर लगा दोगे, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए एक चीज़ हमें और पता चल गई, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और आपको एक नई चीज़ बता देते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को और किसको वो कंडक्ट कर पाते हैं। क्या आपने कभी देखा है? यू हैव सीन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। इलेक्ट्रिशियन जो स्क्रू ड्राइवर यूज करता है उसके पीछे की साइड प्लास्टिक होती है, आगे की साइड लोहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा जो है आगे का वो टाइट है और वो यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के, चेक करने के लिए। बट इनसे इंसान को ना करंट लग जाए, तो इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम ऊपर से यूज करते हैं प्लास्टिक, क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो क्या प्रॉपर्टी एक और पता चल गई कि प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की क्या है? कि वो कंडक्ट नहीं करते, और वहीं मेटल्स की क्या है? वो कंडक्ट करते हैं। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी थर्ड प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। होता क्या है कि आपने देखा है कि कभी वायर्स जो होते हैं वो फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? कभी ऐसा देखा है कि पत्थर का वायर हो? नहीं होता ना, हमेशा मेटल के ही वायर होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स को ही खींच खींच के लंबी लंबी पतली मतलब इस फिगर में आप खींच सकते हो, है ना? किसी भी मेटल को खींचोगे तो वो एकदम तार बन जाएगा, बट पत्थर खींचोगे तो वो नहीं बनेगा। तो क्लियर क्या हो गया हमको? डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बहुत ही सिंपल चीज है। क्या है? किसी भी मेटल को आप खींचो तो वो धागा बन जाता है, यानी कि तार बन जाता है, तो वो डक्टिलिटी हो गई। और नॉन मेटल्स में ये नहीं पाया जाता। अगली प्रॉपर्टी साउंड की। साउंड भैया, साउंड देखो, सोनोरस क्या होता है? क्या आपने कभी मंदिर गए हो? मंदिर में देखा जो घंटा होता है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? वो किसी कॉपर की, तांबे से, या किसी ऐसी चीज से भी बना होगा जो आवाज करेगा, टन। वहीं आप लकड़ी पे आवाज मारो तो क्या टन की आवाज आएगी? नहीं आएगी ना, वहां पे ठक ठक अजीब सी बेकार सी आवाज आएगी। तो इसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जिसकी वजह से वो रिंगिंग साउंड कर पाते हैं, इसे कहते हैं सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। और जो नहीं कर पाते वो नॉन सोनोरस। और वो कौन होते हैं? नॉन मटीरियल, नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब हम सारी प्रॉपर्टीज को फटाफट सम अप कर देते हैं, है ना? तो क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज पता चली मेटल्स की? मेटल्स हार्ड होते हैं,
लास्ट्रस होते हैं, चमकते बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमक रहे होते हैं नॉन मेटल। भाई लकड़ी ज़्यादा चमकेगी कि सोना? सोना चमकेगा, लोहा चमकेगा, है ना। मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आई होप एक भी बच्चा अब इस क्लास में ऐसा नहीं है जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। क्लियर? द मटीरियल विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। इन्हें ही मेटल कहा जाता है। मेटल की एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे सीनियर क्लासेस में आप इनको प्रॉपरली भी याद करोगे। बट इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? नॉन मेटल्स में आ गई। सारी नहीं, कुछ अलग भी होती हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, एक एक्सेप्शनल मेटल भी है, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। अभी हमने देखा कि मेटल हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, बट पोटेशियम और सोडियम ऐसे होते हैं कि आप इन्हें नाइफ से कट कर सकते हो। सोच रहे हो, काट सकते हो इनको दो अलग अलग हिस्सों में। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और यहीं से हमारा असली चैप्टर शुरू हो रहा है। जैसा कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, तो यार केमिस्ट्री आ चुकी है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इतनी इजी करके समझाऊंगा ना। एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भूलोगे ही नहीं कि रिएक्शन कैसे करते हैं मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ। सिर्फ एक लाइन में आंसर याद रखना कि जब भी किसी मेटल को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो एक बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसी? बेसिक। और वहीं पे जब किसी नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या? उल्टा, मेटल के लिए बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के लिए एसिडिक ऑक्साइड। अब इसको जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन लास्ट चैप्टर में आपने, लास्ट क्लास में, मतलब 7th क्लास में आपने पढ़ा था, है ना। उसकी क्या रिएक्शन होती है? आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर यानी कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है ना। और यही ऑक्साइड रस्ट बन जाती है। अब अगर आप यही मैग्नीशियम के साथ चेक करो, जो मॉइस्ट, मतलब आप कॉपर के साथ चेक करो, या फिर आपने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट आपको पक्का याद होगा, है ना। मैग्नीशियम रिबन को जलाया था जब हमने ऑक्सीजन में, तो क्या हुआ था? जब हमने चेक किया उसका नेचर कि वो एसिडिक है, बेसिक है, तो हमको वो कैसा मिला? हमको वो मिला बेसिक। क्यों? क्योंकि उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया था। यही हमने सीखा था चेक करने का तरीका। यहाँ पे एक आपको रिएक्शंस भी याद करनी पड़ेंगी। कॉपर जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और यही कॉपर हाइड्रोक्साइड कहाँ हमें नॉर्मली देखने को मिलती है? तांबे के घर में हमारे जो जग होते हैं ना, रेड वाले, उन पे हरी हरी काई सी जम जाती है, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड ही होती है। ठीक है, तो चलो इतनी साइंस अब आपको आनी चाहिए। और वहीं पे अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने की। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि सल्फर ले लो, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसको आप और फर्दर रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या? एक ऑक्साइड मिलेगी, और वो ऐसी ऑक्साइड होगी जो कि एसिडिक होगी नेचर में। तो बस इतना आपको बेसिक याद रखना था। सिंपल था ना, ज़्यादा टफ तो नहीं लगा? चलो नो टेंशन। अब बात करते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या मेटल और नॉन मेटल। तो इस वाले टॉपिक में एक्चुअली में आपको सिर्फ सोडियम के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली वाटर क्या काम करता है? वाटर काम करता है रिएक्टिव मेटल्स को रोक के रखना। कैसे? देखो, सोडियम एक्सेप्शन है। सोडियम की खास बात क्या है कि सोडियम तो पानी के साथ भी भयंकर रिएक्ट करता है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। जब आप उसको किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करोगे बहुत हीट निकलती है, इसीलिए उसको किस में स्टोर करा जाता है? केरोसिन में, क्योंकि उसके साथ कम रिएक्ट करता है। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो जिसमें हमने सोडियम लिया, उसके ऊपर कॉटन रगड़ दी और उसको छोड़ दिया किसमें? बीकर में पानी भर के, और उसमें भयंकर आग लगेगी और वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि सोडियम भयंकर रिएक्ट करता है वाटर के साथ विगरसली, मतलब बहुत ज़्यादा। वहीं पे बाकी मेटल्स इतना नहीं करते, आयरन बहुत ही नहीं करता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना उनको हम वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं एयर में। तो अगर उन्हें एयर में छोड़ दिया भयंकर रिएक्ट कर जाएंगे, है ना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए उनको वाटर में रिएक्ट करके, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि फोस्फोरस एग्जांपल है जिसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है वाटर में, वरना आग लग जाएगी। चलो अगला देखते हैं। तो अब हम एसिड्स की बात करें तो अब हमें बात करनी पड़ेगी मेटल और नॉन मेटल दोनों की, कि दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम उन्हें एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इज देयर अ डिफरेंस इन वे metals and non-metal react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when burning matchstick is brought near the mouth of a test tube?
तो यहाँ पे ये जो पॉप पॉप साउंड की बात हो रही है, एक्चुअली वो ये एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए गए, मतलब कई सारे टेस्ट ट्यूब लिए गए, उसमें मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल डाल दिए गए। उसके बाद क्या करा, सब में थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाया गया। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, ठीक है। सब में कुछ कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ में नहीं हुआ तो हमने उसको थोड़ा गर्म करा। उसके बाद हमने क्या करा, सबके पास जलती हुई माचिस लेके गए और कुछ कुछ में पॉप पॉप का साउंड आया। तो वो क्यों आया, अब बात करते हैं। तो हुआ क्या, नॉन मेटल जो होते हैं ना, क्या नॉन मेटल, वो जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ। वहीं पे मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। इतनी लाइन याद रखो, काम हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल जनरली नहीं करते, बट केमिस्ट्री है तो आने वाली क्लासेस में सब कुछ हो जाएगा। एक्सेप्शन से एक्सेप्शनल चीज़ें होने लग जाएंगी केमिस्ट्री में, तो टेंशन अभी मत लो। बट अभी के लिए याद रखो कि नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते, मेटल्स करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और पॉप साउंड क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की वजह से पॉप साउंड आता है। अगला, उसके अलावा कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर जाता है। ये भी अभी इसका रीजन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपर और सल्फर के बीच का रिलेशन आने वाली क्लासेस में सीखोगे। बट अभी बस इतना जनरली याद रखना, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो पिछली बार की तरह हमें क्या करना है, पिछली बार हमने थोड़े से मेटल नॉन मेटल लिए थे, इस बार आप उल्टा करो। इस बार आप क्या करो, इस बार आप एक जो बेस है, कौन सा बेस लेना है आपको, एक बेस ले लेना हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने एक बेस ले लिया, अब इस बेस के आपको एल्यूमिनियम फॉइल डाल देना थोड़ा सा, और फिर से आप माचिस लेके जाओगे, पट 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 की आवाज़ आएगी। क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सिमिलरली जैसे पहले हुआ था, मेटल रिएक्ट करते हैं बेसिक ऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। और दरअसल एनसीईआरटी ने एक चालाक लाइन लिख दी है, यहाँ पे लिख दिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो बस इतना ही जानना था, अगर उन्होंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, और सच में है, सीनियर क्लासेस में देखोगे। बट अभी के लिए बहुत ही सिंपल है यार, एकदम एक लाइन वाली बात थी कि रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इतना ही याद रखो। चलो जी, अब इस टॉपिक, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। सॉरी, माइक पे लग गया घूंसा। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एकदम बने रहना फुल इंटरेस्ट के साथ। ऐसे समझाऊंगा ना कि कभी भूलोगे ही नहीं। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है हमको, 100 ml के बीकर लेने हैं, 5 ABCDE, ठीक है। 50 ml सब में अलग अलग चीज़ें भरनी है। किस में क्या क्या भरना है, देख लो, ABCDE। अब किस में, देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो, पहला जो आपका बीकर है उसमें आपको डालना है कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्युअल्स। बीकर 2 में आपको कॉपर सल्फेट और आयरन नील डालने हैं। बीकर 3 में आपको जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स डालनी है। और बीकर 4 में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स और जिंक सल्फेट और आयरन नील, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो पहला वाला बीकर था उसका जो डार्क ब्लू कलर था ना, वो मतलब लाइट ब्लू, वो गाढ़ा अजीब सा हो गया है ना, और दूसरे वाले का हरा सा हो गया है, तीसरे वाले, चौथा वाला और पांचवा एज इट इज है। तो हुआ क्या यहाँ पे, दरअसल होता क्या है ना, जैसा लॉ ऑफ नेचर यहाँ पे काम करता है कि एक ज़्यादा समझदार इंसान ना हमेशा एक लेस समझदार इंसान की सीट खा जाता है। वही होगा यहाँ पे। देखो हुआ क्या, यू हैव रेड दैट मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये लाइन आपको याद रखनी है कि मेटल क्या करता है, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो दूसरे जो मेटल है उसकी जगह ले लेता है, खींच लेता है उसकी जगह, और उसकी जगह आ जाता है। जैसे कि पहले उसमें आपका जो बीकर है उसमें जिंक जो था वो किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, और कॉपर सल्फेट जो था वो बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो इसीलिए उसका कॉपर का जो ब्लू कलर था वो तो हट गया। तो हुआ क्या, देखो कॉपर सल्फेट था, उसमें जिंक का रिएक्शन कराया, तो जिंक ने, Zn ने किसकी जगह ले ली, Zn ने, एक मिनट पेन लेते हैं, Zn उठ के गया इधर, उसने कॉपर को निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद बन गया ZnSO4 और कॉपर। सेम ही चीज़ आपके जब दूसरा वाला देखोगे, यहाँ पे बीकर 2 में कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे आयरन था। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो आयरन ने यहाँ गया, कॉपर को उठा के बाहर फेंका और उसकी जगह आ गया, और क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और वो बाहर बेचारा रह गया कॉपर। बट भैया बाकी 3 में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉपर जो है, अभी आपको पता है, कॉपर को कोई भी उठा के बाहर फेंक जा रहा था, इसका मतलब कॉपर बेचारा लेस रिएक्टिव है। कॉपर कभी भी जिंक की जगह नहीं ले सकता, ना वो आयरन की जगह ले सकता, और ना आयरन जिंक की जगह ले सकता। तो ये सब कैसे डिसाइड हो रहा है, दरअसल एक लिस्ट है, हमारे पूरे केमिस्ट्री में एक लिस्ट है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें सारे मेटल्स एक लिस्ट में लगे हुए हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम। अभी आपको पूरी सीरीज तो नहीं याद रखनी, बट इस चीज़ को देख के आप इतना ज़रूर समझा सकते हो कि भाई कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, हाईएस्ट, जिंक को कोई पीछे ही नहीं कर पा रहा है ना। और उसके बाद आपका आयरन आ जाएगा। तो बस
आप आराम से ऐसी छोटी सी लिस्ट तो बना सकते हो। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया है। चलो अब लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ही सिंपल है, वो क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको भी देख लेते हैं। तो भाई मेटल के पास तो बतेरी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं अच्छी अच्छी, तो उसकी वजह से वो हर चीज़ ऑलमोस्ट बनाने में यूज़ होता है, चाहे मशीन्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, और एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल से लेके बहुत ही कुछ। बट भैया नॉन मेटल कहाँ यूज़ होते हैं ये भी तो बता दो। अरे मैं क्या, पूरी एनसीईआरटी बता रही है चिल्ला चिल्ला के। देखो नॉन मेटल हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल है। मैग्नीशियम तो चलो मेटल हो गया, ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल हैं, ये कोल हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं, सॉइल में होती हैं, और उस ब्रीदिंग में भी यूज़ होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया ना, नॉन मेटल है बट हमें सांस लेनी पड़ती है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स और प्लांट्स में। उसके अलावा वाटर प्योरिफिकेशन में कोल यूज़ होता है ना, चारकोल भी यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक में भी यूज़ होता है। पटाखों में यूज़ होता है ना, पोटैश कहते हैं उसको। आगे जाके सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो, इतना बहुत है, आंसर लिख दोगे पूरे नंबर आ जाएंगे। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये लड़की कह रही है, हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स। इन व्हाट फॉर्म? मैग्नीशियम जो है प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इन व्हाट फॉर्म? भाई उनके लीव्स के अंदर होता है, इतनी छोटे फॉर्म में हमें दिखता ही नहीं है। सिमिलरली आयरन भी हमारी बॉडी में होता है। कहते हैं ना आयरन कम हो गया, विटामिन कम हो गया, है ना, आयरन भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, बट इतने छोटे फॉर्म में होता है कि हम उसे ऐसे पत्थर लोहे की तरह नहीं देख सकते। ठीक है, डिफरेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अलग से दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो ऐसा नहीं है, इसको स्किप कर देना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि क्लास 7 में आपने सीखा था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ नई चीज़ें बनती हैं, है ना, और इन नई चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जब रिएक्शन में जाती है नहीं, हम फर्दर बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद ये बनती है एलिमेंट। क्या होती है? एलिमेंट। कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें करने के बाद बचता है एक एलिमेंट। सब कुछ एक एलिमेंट है। सल्फर एक एलिमेंट है, आयरन भी है, कार्बन भी है, ये सारी दुनिया की बेसिक चीज़ें जिनसे ये दुनिया बनी है ना, वो क्या है? एलिमेंट है। और किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। तो एटम की डेफिनेशन क्या हुई? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अ सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अगर एक सिंपल एलिमेंट है आपके पास, जैसे कार्बन ले लो, कार्बन है आपके पास, तो उसके अंदर सारे एटम्स कार्बन के होंगे। ऐसा नहीं होगा आधे सल्फर के आधे कार्बन के हैं। अगर वो कार्बन है तो उसके अंदर सारे एटम्स कार्बन के होंगे। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने उसे बीच से काट दिया, तोड़ दिया, तो उसके एटम भी टूट जाएंगे। बस वो अलग अलग जगह हो जाएंगे, बट उनमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अगर लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। यानी कि अगर आपके पास सल्फर है, वो लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद आपने उसको वेपर बना दिया या फिर उसको जमा दिया, फ्रीज कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके एटम ही बदल जाएंगे। एटम वही रहेंगे, बस उनकी जो पैकिंग है, जिस तरीके से वो पैक्ड है, वो चेंज हो जाएगा। अब ऑल्दो वी हैव इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंस इज लिमिटेड। अब कहने को हमारी दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बट जिन चीज़ों से, जिन एलिमेंट से ये सारे सब्सटेंस बने हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। आज तक देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। कितने? 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, और लिथियम है, और ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरली अकरिंग। एन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, इसमें भी हम सब्सटेंस को बांटते हैं मेटल और नॉन मेटल में। अब मोस्टली सब एलिमेंट्स मेटल होते हैं, रिमेनिंग नॉन मेटल्स होते हैं, या फिर मेटलॉइड्स भी होते हैं। लास्ट डेफिनेशन है मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कोई ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ मेटल की होती हैं, कुछ नॉन मेटल की होती हैं। और एलॉजी, इसी के साथ पूरा चैप्टर हो गया है समाप्त। फटाक से क्विक रिवीजन मारते हैं ताकि सफल जाए। एटम पढ़ लिया, कंडक्टर भी पढ़ लिया। कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से सीखी, डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, मेटल्स भी पढ़े, मेटलॉइड्स भी अभी समझे, नॉन मेटल और सोनोरस तो जो आवाज करे टंग। तो इसी के साथ पूरा चैप्टर बहुत ही तेजी से, बहुत ही एनर्जी के साथ हमने निपटा लिया है। होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छे समझ में आए तो कमेंट करके बताओ फटाफट कि कैसा लगा, क्या चीज़ समझ में आई, और भैया क्या चीज़ रह गई, क्योंकि जो रह गई उसके लिए और अच्छी, और बेहतर, और मेहनत के साथ, और एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। क्वेश्चन आंसर की बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो भी बहुत जल्दी आएंगे। इससे पहले की 3-4 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, तो वो भी जाके देख सकते हो अगर आपको टाइम मिले। और ये 20 मिनट्स वाली सीरीज़ है कैसी यार, ये मुझे ज़रूर बताना। अपने टाइम पे मुझे बड़ी ज़रूरत थी यार इस सीरीज़ की। 20 मिनट में कोई पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे, कल पेपर है, आज काम हो जाए, है कि नहीं? अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो यार बताना ज़रूर, उससे ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ डाल पाता हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, मतलब क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाओ, वीडियो को लाइक करो, और इस फैमिली को बहुत जल्दी बड़े से बड़ा बनाना है।
जो भी आपके सजेशंस हैं इस चैनल के बारे में, नई वीडियोस के बारे में, मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में, अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप भी इस चैनल का एक पार्ट हो। एक्चुअली ये चैनल एक फैमिली है जिसको मैं बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना चाहता हूँ, तो आपको उसका पार्ट बनना होगा, तभी मिलके हम इस चैनल को ग्रो कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।